तो अब तो पूरा देश जो है वो बिहार पर नजरें टिकाए हुए है। बिहार में चुनाव को लेकर लगातार तमाम राजनीतिक दलों की अलग अलग तैयारियां हैं। इसमें कांग्रेस ने आज अपनी तैयारी को बिल्कुल साफ तौर पर सामने रख दिया है। यात्रा ये राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा आपको याद होगी, उससे एक नई शुरुआत मिली थी या उससे एक तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा था। ये यात्रा वाली चीज़ को प्रशांत किशोर ने भी बिहार में आजमाया। अब राहुल गांधी जो है वो भी पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा को लेकर आगे बढ़े हैं और इसको लेकर सियासत बिहार में गरमाई हुई है। राहुल गांधी ने बेगूसराय में कन्हैया कुमार की अगुवाई में पदयात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान कन्हैया के साथ राहुल गांधी सिर्फ 1 किलोमीटर तक ही पैदल चले। दरअसल राहुल की पदयात्रा विशेष रूप से दलितों और वर्गीय राजनीति में नए समीकरण बैठाने की कवायद के तौर पर देखी जा रही है। वहीं इस पदयात्रा को लेकर बीजेपी और जेडीयू ने राहुल गांधी पर हमला भी बोला, जबकि राहुल की यात्रा पर नपा-तुला जवाब भी दिया गया है। सवाल उठता है कि सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस की अपनी जमीन मजबूत कर आरजेडी को घेरने की रणनीति है या फिर बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को चुनौती देने की। इस पर चर्चा करेंगे, कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा कर सियासी बिसात बिछा दी है। बेगूसराय में राहुल गांधी ने पदयात्रा की। राहुल गांधी का इस साल ये तीसरा दौरा सिर्फ पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये पदयात्रा विशेष रूप से दलितों पर फोकस और अब कन्हैया कुमार की यात्रा में भागीदारी, दोनों ही कदम कांग्रेस की जातिगत और वर्गीय राजनीति में नए समीकरण बिठाने की कवायद का हिस्सा है। इस देश में अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। इस पदयात्रा को लेकर जेडीयू और बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। वो पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल से यूपी बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार की परिभाषा नहीं मालूम है। रोजगार की क्या परिभाषा उनको मालूम है कि बिहार में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? रोज नियुक्ति पत्र बंट रहा है, ये सब पता नहीं है, लेकिन घूम रहे हैं। तो ऐसे ही आधा घंटा में कर लेंगे, घूमे। बिहार में कोई कर्फ्यू नहीं है, यहाँ आने का हर आदमी को छूट। वहीं राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर आरजेडी नपा-तुला जवाब दे रही है। साथ ही आरजेडी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही हैं। यहाँ चेहरे पर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा जिस तरह से 2020 में तेजस्वी यादव जी महागठबंधन की ओर से थे, 2025 में भी इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी ही हैं। बिहार में चुनाव में सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत कर ये दिखा रही है कि वो सिर्फ आरजेडी की सहयोगी पार्टी नहीं है, बल्कि स्वतंत्र वोट बैंक और मुद्दों के साथ मैदान में है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की ये कवायद असल में आरजेडी को घेरने की रणनीति है या बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को चुनौती देने की रणनीति। पटना से आशुतोष कुमार की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इसको देखने के कई पहलू हो सकते हैं। सियासतदान इस पर अपने अपने बयान देते हैं, टेलीविज़न चैनल पर इस पर डिबेट भी होती रहेगी। अभी तो पूरा बिहार चुनाव जब तक चलेगा तब तक बिहार से जुड़े मुद्दों पर बात होती रहेगी। लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस यात्रा और इसके मकसद से निकल कर आती हैं। एक तो यहाँ पर आपने देखा था कि अगर आप सवर्ण समाज से नहीं हैं तो आप सेकंड कैटेगरी के नागरिक हैं, जैसी बात जो है वो राहुल गांधी ने कही। जातीय समीकरण, इसको लेकर क्या कांग्रेस तैयारी कर रही है? दूसरा एक और बड़ा महत्वपूर्ण पहलू आता है कि बिहार की राजनीति में इससे, चाहे वो एनडीए के घटक दल हों, बीजेपी जैसा दल हो जो अपनी शक्ति के बलबूते पर पूरे देश में जगह जगह सरकार बना चुका है, वो भी जानता है कि गठबंधन धर्म जो है कितना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस भी इस बात को जानती है, आरजेडी भी इस बात को जानती है। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के बीच में संबंध कैसे चल रहे हैं, इसको भी थोड़ा समझेंगे इस यात्रा के परिप्रेक्ष्य में।
मेरे साथ बातचीत करने के लिए अरुण कुमार जी, प्रवक्ता आरजेडी मौजूद हैं। मेरे साथ मयंक सिन्हा, पॉलिटिकल एडवाइजर जेडीयू भी जुड़ेंगे। प्रोफेसर रंजीत मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो शुरुआत अरुण जी आप ही से करता हूं, क्योंकि सवाल जो मैंने कहा कि पहला सवाल तो बेसिक यही आ रहा है कि आरजेडी का इस यात्रा में कितना मतलब समर्थन दिखा, वैसे नहीं, लेकिन और ये हो सकता है कांग्रेस का आयोजन हो, पर मिलजुल कर रहे हैं आप लोग, काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरा सवाल तो एक महत्वपूर्ण है, सबके जहन में है, वो आपकी तरफ से तो स्पष्ट हो रहा है, बाकी मैं रंजीत जी से पूछूंगा कि चेहरा कौन होगा, लेकिन इस यात्रा में आपका सहयोग कितना? देखिए प्रवीण जी, बहुत ही खुशी की बात है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी जी आज बिहार आए थे। अपने संगठन के बैठक में भी वो सम्मिलित हुए, बेगूसराय में भी आपने देखा एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, कृष्ण मेमोरियल हॉल में भी सम्मिलित हुए। बहुत ही खुशी की बात है। अब जितना वो आएंगे, जितना समय देंगे, तो उतना महागठबंधन को ही फायदा होगा, लाभ होगा। और सबसे खुशी की बात है, पलायन के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर वो मजबूती से बिहार में काम कर रहे हैं। और आप तो जानते ही हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी भी बार बार कहते हैं कि हमारी लड़ाई आप तो बैठते रहते हैं हमारे साथ। है। अरुण जी सुनिए तो सही, आप हमारे साथ इतना बैठते हैं, हम लोग इतने विषयों पर बात करते हैं। अगर हम जेनरिक बात करेंगे तो हम विषय पर नहीं आ पाएंगे, और समय बड़ा सीमित रहता है। आप देख रहे हैं 2-2, 3-3 मेहमान और बैठे हुए हैं, सबको लेना है शाम। मैं जानना ये चाह रहा हूं, आरजेडी का इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं दिखा आज? इस पर ये हमारा सवाल था, प्रश्न था। वो बाकी सारी चीजें हैं, वो तो सब बोल ही दिए कांग्रेस के नेताओं ने, रिपोर्ट में भी दिखाई है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तेजस्वी भी साथ में खड़े होते तो जो बातें आप कह रहे हैं वो और थोड़ा पुख्ता दिखती। प्रवीण जी, आप इतने अच्छे पत्रकार हैं, अनुभवी हैं, इस तरह की सवाल करते हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी का अपना कार्यक्रम था, और आपने देखा राहुल गांधी जी उन्हीं संकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं संकल्पों में जान फूंक रहे हैं जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का संकल्प है, बेरोजगारी का, पलायन का। आपने देखा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का जो एजेंडा था, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तो आपने देखा कि तो अरुण जी मैं तो आपको एक बहुत ही, मैं भी आपको एक बहुत सीनियर प्रवक्ता के तौर पर, एक अच्छे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर देखता हूं। ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आरजेडी तो इस पर, कांग्रेस नहीं कह रही है, रंजीत जी से पूछेंगे, कांग्रेस नहीं, पर आरजेडी स्पष्ट कर चुकी है तेजस्वी यादव चेहरा है। तो चेहरा कौन? राहुल गांधी के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं या तेजस्वी यादव के नाम पर मांग रहे हैं? और तेजस्वी यादव है, इतना बड़ा मिशन चल रहा है, तो राहुल गांधी इतने छोटे भी नहीं है कि साथ में चल लेते तो कोई दिक्कत होती। साथ में ऐसा नहीं है कि हम लोग चलते नहीं है, बैठते नहीं है। किस तरह की बात आप करते हैं? ठीक है, कोई नहीं, मुझे आज दिखे नहीं, मैंने तो एक सिंपल पूछा, तस्वीरों में दिखे नहीं, मैं तो अच्छी बात बोल रहा हूँ, दिखते तो शायद और मजबूती मिलती है। क्या तो समझने वाली बात है। मैं तो कह रहा हूँ और अच्छा होता। ठीक है, मैं तो कह रहा था और अच्छा होता दिखते तो, अब क्यों नहीं दिखे उस पर कोई स्पष्ट कारण अभी आया नहीं। लेकिन रंजीत जी आप बताइए, मेरे साथ मयंक जी भी जुड़ गए हैं। मयंक जी आपका भी स्वागत है। लेकिन रंजीत जी, क्या तेजस्वी यादव चेहरा है आपके गठबंधन का? देखिए, अभी तो आज के मीटिंग के बारे में पहले मैं बताऊं तो आदरणीय राहुल गांधी जी 3 कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया बिहार में। एक तो बेगूसराय में उन्होंने पदयात्रा में हिस्सा लिया, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया, और उसके बाद पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में उन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की। तो अभी तो पूरा का पूरा उनका कांग्रेस संगठन और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए ये यात्रा थी। और वरिष्ठ नेताओं के साथ और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करते हुए भी उन्होंने यही कहा कि बिहार में हमारा आरजेडी के साथ गठबंधन है, और जब तक हम दोनों ही मजबूती से नहीं लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार को उखाड़ फेंकना संभव नहीं है। इसीलिए सब लोग मिलकर लड़े, महागठबंधन मिलकर लड़े,
तो फिर यहाँ पर परिवर्तन सुनिश्चित है। दूसरी बात उन्होंने कही कि देखिए, बिहार हमेशा परिवर्तन देश में बिहार से होता रहा है, तो बिहार तो देश में परिवर्तन लाने के लिए जानी जाती है। तो उस रूप में यहाँ अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो पहले बिहार में और फिर केंद्र में भी सरकार में परिवर्तन हो सकता है। उसके लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। रही बात जैसे आप पूछ रहे हैं चेहरे की, तो देखिए अभी तो चुनाव में भी काफी वक्त है और पहले भी इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिस पर कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट की पार्टियां सब मिलजुल कर बैठेंगे, बात करेंगे और गठबंधन में ये सब तो विचार विमर्श का विषय होता है। ठीक है, मैं तो वो मानता हूं जब इस बात समय पे, तो आएगा ये उस पर ये भी बात निर्णय हो तो जाएगा। ये बात तो हम एनडीए के नेताओं से भी यही पूछते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आरजेडी ने तो इस बात को स्पष्ट तौर पर रख दिया है, आपकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया, पर आरजेडी तो बिल्कुल ताल ठोक कर कह रहे हैं कि तेजस्वी ही है, बस एग्रीमेंट हो गया है। आप ही नहीं, तमाम सीनियर लीडर्स जो और अन्य जगहों पर बोलते वो भी वही बात बोल रहे हैं जो प्रोफेसर मिश्रा आप बोल रहे हैं कि बाद में तय करेंगे, बाद में तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आरजेडी और आपके बीच में अभी इसको लेकर जो है कोई सहमति नहीं, और यहां भी बातचीत में बहुत कुछ निकलकर नहीं आएगा। अब क्योंकि मयंक जी आप सुन रहे हैं तो थोड़ा सा मैं डॉक्टर संजय कुमार को इसमें शामिल करना चाहूंगा। उन्होंने दोनों पक्षों को सुना है। आज जो है चर्चा पूरी की पूरी राहुल गांधी की जो यात्रा है उस पर है। एक तो संजय जी मैं आपसे जानना चाहूंगा आप थोड़ा सा मकसद, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकली तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी, लेकिन ये जो दलित वाला एक बात आई, जो मेजर अगर आप बयान देखें राहुल गांधी के, तो कहीं ना कहीं सवर्ण, दलित, ये चीज़ों को लेकर आए और फिर कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को वो टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। कन्हैया कुमार की यात्रा, उसका मकसद भी वही है। तो ये कांग्रेस की किस तरफ को जा रही है राजनीति, और इसको कितना इफेक्टिव आप मानते हैं? देखिए, राहुल गांधी बिहार आते हैं, बेगूसराय भी जाते हैं, लेकिन उस पदयात्रा में शामिल कितना देर होते हैं? 24 मिनट, और 1 मिनट पदयात्रा में शामिल होते हैं। यहाँ तक कि जो युवाओं ने एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया था उसको भी ये संबोधित नहीं करते हैं, और बेगूसराय से आ जाते हैं सदाकत आश्रम। अब सोचिए कि 24 मिनट में ये कौन सी यात्रा का मैसेज दे देंगे। अगर गए ही थे बेगूसराय तो उसका एक मैसेज, बट वो तो कन्हैया की यात्रा है, उसमें सपोर्ट करने के लिहाज से गए थे वो। ये तो भाई तो फिजिकल प्रेजेंस केवल दिखा, या फोटोग्राफी के लिए हो सकता है कि ठीक है वो तस्वीरें आई कि राहुल गांधी जी जो हैं एक सिंबॉलिक 1 मिनट की पदयात्रा में शामिल हुए। सदाकत आश्रम का जो दृश्य था, वहां आपस में कार्यकर्ता ही लड़ गए, झगड़ गए, और राहुल गांधी जी नाराज होकर के अलग चले गए। फिर वो संविधान जो बचाओ सम्मेलन है उसमें वो शिरकत किए। तो राहुल गांधी जी, जो तारिक अनवर साहब का बयान है, मैं उस बयान को लेकर के चलता हूं जिसमें वो कहते हैं कि पार्टी का स्टैंड तो पहले क्लियर होना चाहिए। आप एकला चलो की राह पर चलेंगे या गठबंधन में आप चलेंगे। अगर एकला चलो की राह पर है तो ठीक है, अपनी जमीन है, आप जीते हारे, आप मजबूत रहे कमजोर रहे, तय कीजिए दिशा। गठबंधन में अगर आप है तो गठबंधन की रणनीति बनाइए, गठबंधन की रणनीति तय कीजिए। जो राजेश राम अभी हाल में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो क्या बोले हैं सबको पता है। तो कांग्रेस 2 तरह से प्रयोग कर रही है। एक चाह रही है कि आरजेडी के साथ एक सीटों का गठबंधन हो और एक वैसी सीटों का गठबंधन हो जो मजबूत सीटें हमारे हिस्से में आए। पिछली बार 70 सीटें तो उनको मिली थी, लेकिन 45 सीटें ऐसी मिल गई थी जिस पर 4 बार से महागठबंधन चुनाव नहीं जीत रही है। ठीक, तो कहते हैं उनको कमजोर सीटें दी गई। तो इस बार साथ ये वाला एंगल मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि दोनों पार्टियों के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये जो सीटों का बंटवारा, एक ये आई है थ्योरी कि ये पूरा जो भी अभी कार्यक्रम कांग्रेस का रहा, इंडिविजुअल एक तरह से पार्टी के तौर पर, वो कहीं ना कहीं अपने गठबंधन में भी एक दबाव की राजनीति हो सकती। खैर उसको समझेंगे बाद में। पहले मयंक जी मुझे बताएं, बेरोजगारी, नौकरियों पर ये कहा गया कि देखिए ललन सिंह जी बोल रहे थे अभी कि कई पत्र बांटे जा रहे हैं, इनको दिखाई नहीं देता है, जैसी बहुत सी बातें हैं। लेकिन पलायन और बेरोजगारी, युवाओं की तादाद इस वक्त, युवा मतदाता की तादाद इस वक्त बड़ी इफेक्टिव है। उसके लिए 2 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और माने ना माने, देखिए कांग्रेस कितना इफेक्टिवली रख पाएगी, आरजेडी कितना इफेक्टिव, ये एक अलग मसला है, लेकिन यह मुद्दा तो है और इसको आप लोगों को एड्रेस करना पड़ेगा इस बार। देखिए, राहुल गांधी जी किसके सरकार को टारगेट कर रहे थे? ये कांग्रेस की सरकार को ही टारगेट कर रहे थे, और
राजद की सरकार को टारगेट कर रहे थे। इन्होंने जो पलायन इनके सरकार में हुआ था वही सच्चाई बता रहे थे। वो हमने तो आके पलायन रोकने का काम किया, हमने तो रोजगार देने का काम किया। तो वो राजद की सरकार की कमियां बता रहे थे कि राजद की सरकार में 90 के दशक के बाद जहां आईटी का युग था तो लालू यादव जी लाठी पिलाओ अब बिहार से भगाओ रैली कर रहे थे, पलायन उसी समय बढ़ रहा था। तो वो अपनी सरकार की बातें बता रहे थे। हम लोग को तो फायदा है कि राहुल गांधी जी 100 बार बिहार आए, बिहार की चमचमाती सड़कों को देखें, बिहार की विधि व्यवस्था को देखें, बिहार में सड़कों का जाल देखें, बिहार के पुल पुलियों का निर्माण देखें, नीतीश कुमार जी के कार्यकाल को देखें, विधि व्यवस्था को देखें, सड़कों को देखें, गाँव में जो नल जल योजना उसको देखें। तो वो तो कांग्रेस पार्टी जो है राजद की सरकार की आलोचना कर रही थी, अपने गठबंधन की आलोचना कर रही थी कि पलायन इनके दरमियान हुआ, पलायन जो जितने जो पीपीसीएल बट मुझे लगता है मयंक जी इस पर भी काफी बात हुई है कि अब वो बहुत पुराना दौर हो गया, काफी समय मिल चुका है नीतीश कुमार जी को, और उस समय के बाद में बार बार उस समय को याद करना ठीक है, उसकी कमियां हैं, उसको कितनी बार आप रखेंगे उसको? नहीं, तिवारी जी आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या 15 अगस्त 1947 को भूला जा सकता है क्या? उसी तरीके से 2004 के बाद का बिहार नहीं, पहले का बिहार नहीं भूला जा सकता है। 2004 के बाद ही बिहार को आजादी मैं मिली। आपका पॉइंट समझ गया कि अभी आपसे जो सवाल हो रहे हैं उस पे वो आप वो समय याद दिलाएंगे कि वो और बुरा समय था देखो, और अब तो हम उससे बेहतर हैं। बट आज का युवा तो अपनी परेशान, 20 साल का युवा हो गया, वो मतदान करने के लायक हो गया, आपके शासनकाल में ही कई युवा पैदा हुए, वो जवान हो गए। देखिए ना कितनी सरकारी नौकरियां, गैर सरकारी नौकरियां सृजन किया जा रहा है। मयंक जी ने जो बात कही उसमें बार बार ये एक तो बात आती है कि एक तो होता है कि हम किसी का विरोध करें, पर ऐसा भी नहीं कि इनके पास बताने को कुछ नहीं है। अभी अगर मैं मयंक जी को मौका दूं तो पूरी डिबेट में अपनी उपलब्धियों को गिना सकते हैं, पर आपकी फेस वैल्यू भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हमने ये किया था कि मुकाबले ये नहीं कर पाए। और हमेशा मैंने देखा है एनडीए के किसी भी घटक दल से आप बात करिए, हम तो ये कर रहे हैं लेकिन इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था वाली बात आती है। देखिए प्रवीण जी, 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और 17-18 साल से एनडीए की सरकार, और अभी तो डबल इंजन की भी सरकार है। इन्होंने बिहार प्रदेश को बेरोजगारी का हब बनाने का काम किया। पिछले दिनों तो केंद्र सरकार ने भी कहा, लोकसभा के अंदर जब राज्यसभा सांसद हमारे संजय यादव जी ने सवाल उठाया पलायन को लेकर, तो कहा प्रत्येक वर्ष 3 करोड़ लोग पलायन कर जाते। 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 17-18 साल से एनडीए की सरकार है, एक सुई की फैक्ट्री नहीं खोल पाए। 17 माह में जो तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया अपने प्रण अनुरूप, चाहे आप मानदेय दोगुना करने की बात करें, चाहे 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी देने की बात करें, चाहे आईटी पॉलिसी लाने की बात करें, टूरिज्म पॉलिसी लाने की बात करें, उसका क्रेडिट तो फिर नीतीश कुमार को भी जाता है, नीतीश कुमार जी को भी जाता है। मयंक जी तो बोल देंगे उसमें मुख्यमंत्री तो हम ही थे। प्रवीण जी 3.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी प्रक्रियाधीन करके आए, इन्होंने क्या करने का काम किया? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करने का काम किया। बात वहीं आएगी, मैं जब भी बात करता हूँ घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। ठीक है अरुण जी, अब थोड़ा संक्षेप में चलते हैं, फास्ट सभी को इन्वॉल्व करते हैं। प्रोफेसर मिश्रा, फास्ट प्रोफेसर मिश्रा अपना कमेंट। जी प्रवीण जी, पहले तो संजय जी एक चीज कह रहे थे कि वहां कोई ऐसी बात हो गई जिससे राहुल गांधी जी अपना कार्यक्रम छोटा करके चले गए। ऐसी कोई बात नहीं हुई। मुझे लगता है इस तरह की गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। वो मीटिंग पूरी मीटिंग हुई और बड़े आराम से हुई और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और जिलाध्यक्षों की मीटिंग थी। एक तो ये कहना चाह रहा था। दूसरी बात देखिए, मयंक जी कहते हैं कि उनके समय में पलायन नहीं होता, उनकी ही सरकार के, जैसे अरुण जी भी अभी डाटा दे रहे थे, पलायन अपने चरम पे है और बेरोजगारी तो 45 साल में सबसे अधिक है। तो फिर ये लोग किस बात के लिए अपना गाल बजाते रहते हैं? पूरे बिहार को 20 साल में इन्होंने 50 साल पीछे कर दिया। इसकी बात ये नहीं सोचेंगे। पिछली बार में भी यही सवाल पूछा था, पर क्योंकि आपका ये डायरेक्ट सवाल है, मयंक जी जवाब दीजिए। देखिए प्रवीण जी, आपको बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में समझा देते हैं। बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। मान लीजिए आप एक स्वस्थ आदमी, आपको मार के आपका पैर, हाथ पूरा जो है कि रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया जाएगा, उसके बाद आपको प्लास्टर किया जाएगा। उसको प्लास्टर खुलने में और आपको चलने में समय लगेगा ना।
तो ये लोग बिहार में पूरा एकदम गुंडागर्दी से हर आदमी का कमर तोड़ दिए थे। तो प्लास्टर खोल के हम लोगों ने उसको चलाने का काम किया। लंगड़ा लूढ़ा धुला हुआ बिहार मिला हमें। 22,000 करोड़ का बजट, आज 3,27,000 करोड़ का बजट। तो ये जो बिहार की बात कर रहे हैं, इनको बिहार का कोई ज्ञानवान है? इनके माता पिताजी ने क्या किया था? आपको घर से अपहरण का जो धंधा चलता था, संगठित अपराध थे, तीन दर्जन से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो गई। ये आरोप पहले भी आपकी तरफ से आए हैं। ये आगे भी इस पर बात होती रहेगी। मैं देखता हूं कि बीजेपी जेडीयू की तरफ से बात आती है, लेकिन एक मिनट मुझे अवसर दीजिए। बहुत ज्ञानी बनकर आए, इनको पूछ लीजिए कि 20 साल में एक भी उद्योग इन्होंने मैं आपको बता दूं, देखिए मैं सच बताता हूं, मेरे अनुभव से बता रहा हूं, आप सब बहुत ज्ञानी हैं, आप सब बहुत ज्ञानी। और प्रोफेसर मिश्रा, मैं जानता हूं आप तो खूब पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन मयंक जी रुक जाइए ना, एक मिनट रुक जाइए। आपसी बहस नहीं, आपसी बहस। मैं ये भी जानता हूं कि डॉक्टर संजय कुमार बहुत गहरा शोध रखते हैं, आप सुनिए उनको। मैंने सुना है, उन्होंने दोनों पक्षों को बोला। कई बार बात करते करते लगता है किसी एक पार्टी की तरफ तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप उनको गौर से सुनिए, वो बताएंगे आपको। बिहार की चुनौतियों पर भी उन्होंने मेरे साथ शो किया और बताया डिटेल में कि क्या क्या। लेकिन आपने सबको सुना है। डॉक्टर संजय, मैं चाहूंगा कि एक ओवरऑल सही व्यू जाना चाहिए। अगर आप आरजेडी बनाम जेडीयू या फिर इनकी सरकार बनाम उनकी सरकार देखते हैं, क्या बदलाव देखते हैं और उसकी रफ्तार, क्या आपको लगता है कि 20 साल में जो मौका मिला उसमें उतना काम हुआ जितना होना चाहिए? ये प्लास्टर वाली जो बात कही मयंक जी ने, उसको ध्यान में रखते हुए। नहीं, देखिए, रोजगार और नौकरी तो एक बड़ा सवाल है ही ना बिहार के सामने। आज भी 25 साल से कम उम्र के 57.2% लोग बिहार में रहते हैं। देश की सबसे युवा आबादी बिहार में रहती है, लेकिन पलायन का दंश झेल रहा है बिहार। इस सच्चाई को, इस कटु सत्य को स्वीकार करने में सत्ताधारी पार्टी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक सवाल तो है कि रोजगार सृजन के लिए सरकारें जिनकी भी रही, कालखंड जो भी रहा, लेकिन सब लोगों ने बिहार के नौजवानों के साथ इंसाफी नहीं। ठीक है, ये राजनीतिक मुद्दे होते हैं, लेकिन वास्तव में वो भटकते हुए जब बिहार के नौजवान आपको मिलेंगे दूसरे राज्यों में, और बदले में जब उनको अपमान और जिल्लत की जिंदगी मिलती है, तो पीड़ा तो होती ही है ना। और एक शिकायत भी होती है राजनीतिक पार्टियों से कि केवल आप पॉलिटिकल बयानबाजी तक न करके चीजों को अमली जामा पाना है। एक बात। दूसरी बात, अगर नौजवानों के सपने को आकार जो भी पार्टी देगी, स्वाभाविक रूप से उसका लाभ मिलेगा। 2020 में तेजस्वी जी ने नैरेटिव सेट किया कि हम नौकरी देंगे 10 लाख, और तेजस्वी जी को किस तरह से समर्थन मिला, ये बिहार उसका गवाह रहा है। तो मैं मानता हूं कि केवल सैद्धांतिक तौर पर नहीं, कांग्रेस, वो मिश्रा जी कह रहे हैं ना, कांग्रेस को आज क्यों याद आई? कांग्रेस तो लगातार बिहार में सत्ता में रही है, आखिर पलायन क्यों नहीं रुका बिहार में? ये जो भाड़ा समानिधिकरण जो हुआ सिद्धार्थ, वो कब किनके मयंक जी शॉर्ट में, क्योंकि मेरे बस डॉक्टर संजय, मेरे सवाल भी यहां पर रुक गए हैं, आप सबके जवाब भी कुछ ना कुछ निकलना चाह रहे होंगे, समय की बहुत सीमा है। लेकिन मयंक जी, अनुत्तरित ना रहे बात। पलायन का जो मुद्दा अरुण जी की तरफ से, प्रोफेसर मिश्रा की तरफ से उठाया गया, उसको इनकार नहीं कर सकते। देखिए, सरकार इसमें बहुत ही दृढ़ संकल्पित है और हमारा पूरा इशूज है इसी पे लेके कि किस तरह से बिहार के युवाओं को और रोजगार मिले, स्किल के थ्रू उनको रोजगार मिले, आपको सरकारी संस्थाओं के रोजगार मिले और गैर सरकारी। ठीक है, अब ये देखना होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान किस तरह से मुद्दा सामने आता है। मैं अरुण जी और प्रोफेसर मिश्रा क्षमा चाहूंगा क्योंकि समय इतना ही था, बल्कि मैं और ऊपर ये शो निकल गया है, लेकिन जो बातचीत हुई उसमें आज का मुद्दा समझ में आया। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।